नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत इस वीडियो में। दोस्तों, एक सीजीएल जो एग्ज़ाम है भारत देश में, एक सीजीएल एग्ज़ाम है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, एसएससी का है। तो अगर आपने इस बार 2024 में फॉर्म डाला है और अगर इसी सेम एग्ज़ाम को 25 में भी और 26 में भी अगर आप देने जा रहे हो, मतलब अगले सालों में भी अगर जाओगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी जिसको आप पहले से ही जान जाएं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। और अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर लेंगे तो मान के चलिए कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आराम से आसानी से निकल जाएंगे पेपर के अंदर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत देश में एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है इंडिया कंट्री वालों का। हिंदुस्तान या भारत या इंडिया, ठीक है, इन लोगों का एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है एसएससी सीजीएल। सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। मतलब इसमें जितने भी बीसीए, बीबीए, बीकॉम, बीटेक, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग या कोई सा भी ग्रेजुएट व्यक्ति हो, और प्लस अगर वो मास्टर और पीएचडी पास आउट कैंडिडेट होता है तो वो इसका फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, इंडिया नेशनल वाला होना चाहिए, मतलब भारत के किसी भी एरिया में रहता हो और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट हो और उम्र सीमा उसकी 18 प्लस करीब हो, तो वो फॉर्म डाल सकता है इसके ऊपर। ठीक है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं। अभी आज ही इसका फॉर्म बंद हुआ है सुबह में 1 बजे में। यानी मैं आपको बता दूं, 28 जुलाई से पहले ही इस फॉर्म को बंद होना था और वो हो भी गया है। तो ये चीज़ मैंने कंफर्म कर दी थी आपको एक वीडियो देके। जिन भी लोगों ने आज का उस वीडियो को नहीं देखा है 28 जुलाई से पहले जो फॉर्म बंद का था, वो आपको देखना चाहिए था। अब फॉर्म आपका क्लोज हो गया है। जितने भी लोग इस बार सीजीएल का फॉर्म डालना चाहते थे और रह गए, तो अब आपका फॉर्म भारत देश में सीजीएल के लिए 2025 में डलेगा। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप सीजीएल का फॉर्म नहीं डाल पाए, सीएचएसएल एमटीएस हवलदार का फॉर्म नहीं डाल पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टीनोग्राफर का फॉर्म कल आया है एसएससी के वेबसाइट पे। 2005 प्लस वैकेंसीज उसमें है। आप स्टीनोग्राफर पर फॉर्म डाल दो, आप वहाँ से भी जॉब ले सकते हैं। स्टीनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए वही 12th या 10th ऐसा ही कुछ क्वालिफिकेशन लगता है। प्लस कैंडिडेट को अगर स्टीनोग्राफी आती है तो वो एक्सेप्टेड होता है। मतलब स्टीनोग्राफी के साथ भी कैंडिडेट फॉर्म डाल सकता है। तो स्टीनोग्राफी जिनको भी सीखनी हो बता देना, उसका वीडियो लेकर स्टीनोग्राफी सिखा देंगे। एक टाइपिंग स्किल है, उसमें एक शॉर्ट हैंड अलग चीज़ है, स्टीनोग्राफी एक अलग कोडवर्ड टाइप में लैंग्वेज में बात होती है, वो स्टीनोग्राफी होती है। तो अगर आप स्टीनोग्राफी सीखना चाहते हैं, शॉर्ट हैंड या टाइपिंग या कोई दूसरी चीज़ें सीखना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड आप कुछ भी ऐसा सीखना चाह रहे हैं, तो मुझे डायरेक्ट कमेंट में बताएं, तो मैं आपको वो चीज़ सिखा दूंगा। इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। और अब हम इसी चैनल को अब मैं आपको बता दूं, इस चैनल को एक ब्रांड बनाएंगे आगे चल के, जो आपका ये चैनल चल रहा है। ठीक है, और हम इस चैनल पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टडी से जुड़ी बातें कर रहे हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड हर एक टॉपिक पर हम इस चैनल पर डिस्कशन करते हैं, हर तरीके की चीज़ कराते हैं। लोग कह रहे थे कि सीजीएल के लिए इन्होंने फॉर्म का बताया, बट प्रिपरेशन तो हमें करा ही नहीं। तो इसीलिए सीजीएल वालों के लगभग 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो कि जीके में आएंगे, इनके पेपर में आ सकते हैं, वो लेकर आया हूँ। मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं। मतलब ये कई बार आपका एसएससी का जो एग्ज़ाम है, जो टीसीएस अपने सेंटर पे जो क्वेश्चन पेपर आपको देता है कंप्यूटर में, उसके अंदर वो कई बार इन क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है। तो आप ये 50 प्लस क्वेश्चंस एक बार देख कर जाना। तो इसको पहले, मतलब ये मोस्ट रिपीटेड है, मतलब पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगा लें सब लोग। और जितने भी उनको क्वेश्चंस लगाने हैं, इंपॉर्टेंट लगते हैं, लगा लें। उन्हीं में से मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो कि जीके से पूछ रहा है वो आपसे, तो जीके के लिए आप ये सारे क्वेश्चन रेडी करना लगभग, मतलब ये एंड में करना, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, उसके बाद आप इस चीज़ को करना। ये 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब हम इस वीडियो में आपके साथ
मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चंस जीके से सीजीएल के क्वेश्चन पेपर में बन रहे हैं कंप्यूटर पर, जो पूरा देश जाकर देता है, चाहे दिल्ली का व्यक्ति, पंजाब का, हरियाणा का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, वेस्ट बंगाल का, त्रिपुरा का, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, केरला, कर्नाटका का, जम्मू एंड कश्मीर का, उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा, झारखंड का। हर एक व्यक्ति पूरे भारत का इस एग्ज़ाम को देने जाता है जो भी फॉर्म डालता है। तो इस बार तो फिर भी 17,720 प्लस वैकेंसीज हैं, यानी कि लगभग 17,700 प्लस लोगों को जॉब मिलेगी। और इसमें जो पोस्टें हैं वो इनकम टैक्स ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, एएसओ है, और ये सारी पोस्ट हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों, आप एएसओ पे अगर पोस्ट हो जाते हैं, अगर आप एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनोगे तो आप कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद डायरेक्ट एक एसओ बन जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये पोस्टें इसके अंदर आती हैं। अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होती है सीजीएल से, तो सेक्शन ऑफिसर के असिस्टेंट की पोस्ट होती है सबसे टॉप में। उन्हीं की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। आपने मेरा वो वाला वीडियो देखा है कि नहीं, जिसमें मैंने ये बताया है सीजीएल की हर पोस्ट और किस पोस्ट पे कितनी सैलरी लोगों को मिल जाएगी भारत देश से अगर वो रिक्रूट हो जाते हैं इन सब पे। तो वो मैंने उसमें क्लियर किया था कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी, तो आप वहाँ से चेक कर लें। तो आप लोगों ने अगर फॉर्म डाला है तो ये 50 क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करना है, मैं आपको बता देता हूँ करवा के, ठीक है। तो ये सारा हम करा देते हैं सीजीएल वालों का। तो सीजीएल वाले, अब देखिए सीजीएल वाले की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीजीएल के क्वेश्चन लेवल निकालना जानते हो, अगर सीजीएल पेपर के आप क्वेश्चंस निकाल लेते हो, तो मान के चलिए कि आप उसके अलावा सीएचएसएल और एमटीएस में भी आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि सीजीएल का पेपर थोड़ा मतलब उसमें डिग्री लेवल का बनाते हैं, और सीएचएसएल एमटीएस वालों का थोड़ा लॉ लेवल का बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उन लोगों का है क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। तो आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। तो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस जीके के टॉप 50 जीके के मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस सीजीएल एसएससी के लिए 24-25 के लिए स्पेशली, और नेक्स्ट ईयर के सभी लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको अपने लिए लगा सकते हैं, ठीक है। और मैंने वही कहा, मैं सीएचएसएल एमटीएस हवलदार जितने भी एग्जाम आपके भारत देश में हो रहे हैं, रेलवे के हो रहे हैं, एयरलाइंस के हो रहे हैं, बैंकिंग के हो रहे हैं, तो वो सबका तैयारी कराते हैं इधर चैनल पे। इसके साथ साथ दूसरे देश के, अगर आप चाइना से, चड से, कनाडा या रशिया, यूक्रेन वगैरह, या फिर दूसरे देश जो आपके बाकी रह गए, जैसे इंडोनेशिया, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और इसके अलावा आप लोगों का जो इजिप्ट है, श्रीलंका, फ्रांस, जर्मनी, वियतनाम, लाओस, ब्रिटेन, ब्राज़ील, और नागालैंड, नागालैंड तो इधर हो गया, इसके अलावा कतर और यूएई, यूएसए, और इसके अलावा जितने भी देश हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, या फिर दुनिया का कोई सा भी देश, आप वहाँ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, या किसी भी कोर्स को करना चाहते हो, या फिर अपने देश के अंदर किसी फील्ड में आगे बढ़ के आगे निकलना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, जो भी आपको समझ आता है तो शेयर करो, जो भी जानकारी आपको बताते हैं, और हमें कमेंट में अपने टॉपिक ड्रॉप करते रहें। सिर्फ इतना ही करना है, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ चलेगा। बस आप मेरे को कमेंट में ड्रॉप करते रहें अपनी सारी चीज़ें, जिसके ऊपर वीडियोस चाहिए, क्या इंटरनेशनल इश्यूज़ पर चाहिए, अटैक्स पर चाहिए, क्या हो रहा है वर्ल्ड में उसके ऊपर चाहिए, सब चीज़ों की वीडियो हम सब कुछ यहाँ पर लेंगे इस चैनल पे। तो आपको एक ही चीज़ करनी है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, ठीक है। ये 3 चीज़ें कर लेते हो आप, तो आप आसानी से मान के चलिए हर एक चीज़ यहाँ पर मिलेगी, समझ आया। अब ये जो आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इधर लिए जा रहे हैं जीके एसएससी सीजीएल में, तो इसकी मैंने आपको डायरेक्ट लिंक फाइल का, जो ये दोनों हैं, ये और ये दोनों मैंने दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। मैं कुछ वेबसाइट्स के एसेस दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, वहाँ से आप जाइए और वहाँ से अपने मोस्ट रिपीटेटिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कर लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए सीजीएल के, उसके बाद करिए। अब सीजीएल का सिलेबस ज़्यादा बड़ा है नहीं, आप 1 से 2 दिन में आराम से निकाल सकते हैं। आपके पास अगर 1-2 दिन है तो आप मान के चलिए कि आप अपने 1 से 2 दिन, सिर्फ 2 डेज़ के अंदर पूरा सिलेबस हो जाएगा सीजीएल आराम से। एसएससी सीजीएल का सिलेबस आप 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, और बाकी के 2-4 दिन आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर वगैरह, और उसके बाद आपके जो आपके मॉक टेस्ट हैं
वो आप दीजिए। और इसके साथ साथ मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस लगाते जाइए जितने भी आते जा रहे हैं, चाहे जीके के हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे डेटा इंटरप्रिटेशन के हो। जैसे सपोज मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो आपने 2 दिन सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दिया, फिर 2-4 दिन आपने प्रीवियस ईयर और बाकी सारे क्वेश्चंस लगाए जो आपको लगते हैं, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए फिर 2-3 दिन, और उसके बाद आपने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया। मॉक टेस्ट होता है, एक ऑनलाइन वेबसाइट्स मिल जाएंगी बहुत सारी, जहाँ पर आप एक फ्री में नकली टेस्ट दे के देख सकते हैं अपनी तैयारी को कितनी हुई है, और वहाँ से अपनी तैयारी देखिए कि आपकी तैयारी बेस्ट हुई है या नहीं हुई। और अगर वो तैयारी बेस्ट निकलती है तो उसके बाद आप फुल रेडी हो जाएंगे एसएससी सीजीएल में। तो इस तरीके से आप देखते हो, तो यहाँ पर दो आप पूरे 1 वीक के अंदर, हफ्ते भर में आराम से सीजीएल तैयारी पूरी कर लेंगे, और उसके बाद अपने मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो मान के चलिए 10 से 15 दिन इनफ रहेंगे आपके लिए, पूरा अच्छे से एक इस तरीके का कैंडिडेट रेडी हो जाएगा कि वो पेपर में जाते ही आराम से जितने मार्क्स का उसका क्वेश्चन पेपर बना के दे रहा है एसएससी या टीसीएस या जो भी एग्ज़ाम कराने वाला एजेंसी है, वो जैसा भी क्वेश्चन पेपर दे रहा है, आराम से हर व्यक्ति 10 दिन की तैयारी से निकाल सकता है सीजीएल को। और वो भी फुल, जितने मान के चलते हैं कि 200 नंबर का पेपर है, तो आराम से व्यक्ति जो है वो 180 प्लस मार्क्स आराम से ला सकता है, अगर आप 10 दिन 10 डेज के लिए भी अगर अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आप मुझे बताइए कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए तो मैं पूरा तैयारी करा दूंगा आपका। अभी तो हमें पता लगा कि एमटीएस और हवलदार का एग्ज़ाम बाद में ही होगा, क्योंकि उनका फॉर्म अभी परसों बंद हो जाएगा। एमटीएस हवलदार पर फॉर्म डाल लेना सभी लोग, 2 दिन बाद एमटीएस और हवलदार, जिसमें 10th पास वेके बोला है क्वालिफिकेशन, जिसमें लगभग वैकेंसीज कम आई हैं। जैसी हमें उम्मीद थी उतनी वैकेंसी नहीं दी गई हैं आपके एमटीएस हवलदार में। हालांकि वैकेंसी 8,000 प्लस है। अगर 8,000 लोगों को जॉब चाहिए पूरे भारत से, हाँ, बिहार, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटका, केरला, पूरे भारत से अगर आपको ये 8,000 वैकेंसियों में से कोई भी वैकेंसी चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है, बस 10th पास होने चाहिए, एमटीएस हवलदार दोनों पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग, अब हवलदार वालों का यहाँ पर फिजिकल होता है, एमटीएस वालों का कोई फिजिकल नहीं होता। हवलदार वालों का फिजिकल वगैरह रनिंग और वो सब एक्टिविटीज़ कराते हैं। ठीक है, तो वो आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने वही, उसमें सिर्फ 10th पास लगेगा, सिर्फ 2 दिन है। अगर फॉर्म नहीं भरा है तो भर लो, अभी जाओ भर लो। ठीक है, जितने नए लोग हैं अभी तक। और सीजीएल तो अब आप भर नहीं सकते, एमटी हवलदार भर सकते हैं, इसके अलावा स्टीनोग्राफर भर सकते हैं। एसएससी का एक और वैकेंसी इस साल का रह गया है, क्योंकि जेई वाला वैकेंसी भी पहले आ गया था। तो एसएससी वालों जो एसएससी की वैकेंसी से आगे जा रहे हैं उनको मैं साफ बता दूं, इस बार उनका सिर्फ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, कांस्टेबल जीडी का फॉर्म उन लोगों का रह गया है। तो आप कांस्टेबल जीडी पर फॉर्म डाल लेना इस बार। अगले महीने अगस्त की 20 तारीख के बाद आपको जीडी का फॉर्म मिल जाएगा। उम्मीद ये है कि 40,000 प्लस वैकेंसीज उसके अंदर होंगी, मतलब 40,000 से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी पूरे भारत से, पूरे एंटायर देश भारत से 40,000 लोगों को उसमें जॉब मिल रही है। तो आप चाहें तो उसका फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, वो अगस्त में आएगा, उसमें भी 10th पास मांगते हैं। जीडी वाले में सिर्फ 10th पास लगता है, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। मतलब अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बेरोजगार है, रोजगार ढूंढ रहा है, जॉब ढूंढ रहा है, पूरे भारत देश में उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो ये 10th पास क्वालिफिकेशन कांस्टेबल जनरल ड्यूटी सीएपीएफ के अंदर, और इसके अलावा आपके एसएसएफ के अंदर और असम राइफल्स में चला जाए। उसके लिए 40,000 वैकेंसी पूरे भारत देश में गवर्नमेंट निकालेगी, जो कि अगस्त की 20 तारीख जो भी आने वाला है उस दिन के बाद निकलेगा। ठीक है, तो आप अगर भारत में बेरोजगार हैं तो आप उस पर फॉर्म डालिए, नहीं तो स्टीनोग्राफर पर डालिए। अदरवाइज एमटीएस हवलदार का परसों तक फॉर्म डाल लीजिए, और प्रिपरेशन मैं आपको करा दूंगा। इसके अलावा अगर आप रेलवे में जाना चाहते हो तो रेलवे में एनटीपीसी का वैकेंसी आ चुका है, और जेई का जो फॉर्म आना था इंजीनियरिंग वालों का वो भी आ गया है। इंजीनियरिंग वालों की 8,000 वैकेंसी निकाला है रेलवे ने इस बार, जिसका फॉर्म लाइव हो चुका है। कल से आप जाकर फॉर्म अप्लाई कर लेना, मैं नोटिस डिस्कस कर दूंगा। इसके अलावा एनटीपीसी जो रेलवे में है, मतलब भारत देश के रेलवे से एनटीपीसी की तरफ से जाते हैं, तो एनटीपीसी वाले पोस्ट पर अगर आप जाओगे तो उसमें भी उम्मीद बता रहे हैं कि वहाँ पर भी इतना ही वैकेंसी वो लोग देने वाले हैं, 7-8 हज़ार के करीब। उसको भी मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो एनटीपीसी समझ आ गया। जेई जो आपका वैकेंसी इंजीनियरिंग वालों का है रेलवे का, वो भी समझ आ गया। अभी रेलवे में पैरामेडिकल पोस्टें आएंगी 2 महीने बाद, तो उसके लिए सब रेडी हो जाए पूरे एंटायर भारत से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप दूसरे देश से हैं, चाइना से, अगर आप चाइना से गाँव खाओ एग्जाम देने जा रहे हैं, गाँव काओ, गाँव काओ, सॉरी गाँव खाओ बोल दिया, गाँव काओ इसका नाम है, GAOKAO, गाँव काओ। तो ये एग्ज़ाम वो है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोग सीट होते हैं पूरे एग्ज़ाम में।
1 करोड़ प्लस कैंडिडेट्स इसमें जो है पर ईयर हर साल बैठते हैं। ये चाइना देश में एग्ज़ाम होता है। इसका प्रिपरेशन हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए आ जाएगा इसी चैनल पर, आप सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए, फर्स्टली हम गाँव खाओ का पूरा प्रिपरेशन इंग्लिश में रखेंगे, देन उसके बाद हम हिंदी में आएंगे, और इसके बाद हम चाइनीज़ में भी इसको आपके लिए उपलब्ध करा देंगे अगर हो सका तो। और हम इसको ऑफलाइन में चाइना देश में अवेलेबल करा देंगे, और ऑनलाइन में तो आप चैनल से आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप YouTube के अलावा फेसबुक से भी जुड़ लीजिए। फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, इन सब से हमारे डायरेक्ट प्रोफाइल से जुड़िए, कनेक्ट करिए। वहाँ पर बहुत कुछ अपडेट हम डालते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका ये आता है कि हम स्नैपचैट का लिंक और दूसरे भी कुछ हमारे अलग से प्रोफाइल्स हैं, उसके हम लिंक डाल रखा है हमने अबाउट में, वहाँ जाके जुड़ जाइए। हमारी वेबसाइट लॉन्च हो रही है जल्दी, और ऐप भी लॉन्च हो रहा है प्रिपरेशन के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, कोर्सेज़ के लिए, तो उसके लिए बी रेडी रहें, ठीक है। और अगर ऑफलाइन सेंटर की तलाश में है तो अभी हमारा साउथ दिल्ली, भारत के साउथ दिल्ली में ऑफलाइन प्रिपरेशन चलता है एग्ज़ाम्स का, और ऑनलाइन में हम जल्द ही इसको करेंगे कि पूरे भारत देश में हम शुरू करवा दें इसका प्रिपरेशन, और फिर हम दूसरे देश की तरफ आगे बढ़ लेंगे ऑफलाइन के लिए। तो सिंपल आपको सब समझ आ गया, सारा प्रोसेस बता दिया है। अभी आप इतना करिए, जो CGL का फॉर्म डाल चुके हैं, जिन्होंने भी 2024 के SSC CGL का फॉर्म डाला है, वो मेरी बात ध्यान से सुने। लगभग 17,726 वैकेंसी दी गई हैं इस बार, 27 हैं आई थिंक, 17,727 वैकेंसीज हैं इसके अंदर। तो जिन भी लोगों ने इसका फॉर्म डाला है वो इस वीडियो को देख लें। ये मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चंस जो कि जनरल नॉलेज से डाले जा रहे हैं पेपर के अंदर, वो इस वीडियो में मैं आपके करा देता हूँ, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, और समझ आए तो मेरे को बताना, अपने बारे में भी बताना आप कहाँ से हो और ये वीडियो समझ आई या नहीं आई। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि JaGranJosh.com एक वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप चाहें तो स्कूल जैसे कि मान लीजिए यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सब के रिजल्ट वगैरह देख सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्ज़ाम्स की। जागरण जोश, कई तरह जागरण जोश, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, सारे पूरे देश के बोर्ड के, भारत देश के जितने भी बोर्ड हैं उन सब का सिलेबस दे देता है। प्रिपरेशन करने के लिए बता देता है कि कैसे कर सकते हैं, मॉक टेस्ट कैसे देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता डालता है। जॉब्स अगर आप ढूंढ रहे हो तो पूरे एंटायर भारत के अंदर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। कॉलेज ढूंढ रहे हैं, कॉलेज ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए आपको भारत देश में बैचलर का कोई कोर्स करना है, मास्टर का करना है, या PhD का करना है, तो सिंपल सी बात है, आप कॉलेज पर जाएंगे, वहाँ से आपको दिख जाएंगे कौन कौन से कॉलेज कौन कौन सा कोर्स पूरे देश में करा रहे हैं। इसी तरीके से GK, अगर आपको जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चंस देखने हैं, यहाँ से देख सकते हो। संस्कृति एक यूनिवर्सिटी है, संस्कृति यूनिवर्सिटी, उसके बारे में, और CFA इंस्टीट्यूट और SRM यूनिवर्सिटी के बारे में। CUET अगर आपने दिया था इस बार तो आप जानते ही होंगे। जो नए लोग हैं आपको बता दूं दोस्तों, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार एक कॉमन सा एग्ज़ाम करवाती है, CUET, मतलब कि कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम से एक एग्ज़ाम होता है। जो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे आपके भारत देश की ऑलमोस्ट जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट गवर्नमेंट की, और इसके अलावा प्राइवेट्स यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी सब इसमें टेक पार्ट आउट करती हैं। मतलब कि वो लोग अपना टेक पार्ट करती हैं और इस एंट्रेंस से आपको एडमिशन देती हैं बैचलर कोर्स के लिए, मास्टर कोर्स के लिए। PhD, अभी तक PhD के लिए CUET जैसा कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। CUET अभी सिर्फ एक UG PG होता है, क्या पता PhD में भी ये लोग ले आए, ठीक है। शुरुआती में आपको बता दूं, CUET पहले UG से शुरू हुआ, फिर PG पे गया, और अब PhD में लॉन्च कर सकती है ऑल इंडिया गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मोर में जैसे अभी किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, किसी एग्ज़ाम के बारे में जानना है, और एजुकेशन न्यूज़, और इसके अलावा वेब स्टोरीज, करंट अफेयर्स, हिंदी और मॉक टेस्ट सब आप देख सकते हो। करियर आपको समझ नहीं आ रहा, आपको करियर कौन सा चूज़ करना है, किस लाइन में आपको जाना है, आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको वहाँ से बता दूंगा सारा कुछ। अदरवाइज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। ये लोग शॉर्ट वीडियोस और वीडियोस के मदद से भी बहुत कुछ समझाते हैं, तो मैं आपको JaGranJosh.com प्रेफर करूँगा इन सारी जानकारियों को जानने के लिए। आप इधर आ सकते हैं। इन लोगों का ऐप भी है, आप ऐप पर भी जा सकते हैं जागरण जोश वालों के, ठीक है। दूसरा, आपकी अगर कोई कंपनी है, आप कोई आइटम बेचते हैं, सर्विसेज देते हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड कहीं पर भी, तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर लें, मतलब डायरेक्ट मैसेज कर लें। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने अबाउट सेक्शन में चैनल के दे रखा है। मैं आपके कंपनी के किसी प्रोडक्ट, आइटम और सर्विसेज के लिए ऐड के लिए रेडी हूँ,
ठीक है। स्पॉन्सरशिप के लिए अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो स्पॉन्सरशिप के लिए भी रेडी हूँ। आप स्पॉन्सर कर मतलब स्पॉन्सर करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रमोशन अगर आपको अपने किसी अपनी कंपनी के किसी भी आइटम का, सर्विसेज का या प्रोडक्ट का करवाना हो तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम करिए, मैं उसके प्रमोशन के लिए भी रेडी हूँ। ठीक है, मैं अपनी खुद की इंडिविजुअल बातें भी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको अगर किसी भी पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखो इस आर्टिकल में वी हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ, हमने एक लिस्ट बनाई है। जागरण जोश वाले कह रहे हैं कि हमने 50 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है दैट वर प्रीवियसली आस्क्ड, जो कि पहले पूछ चुका है सीजीएल में बहुत सारे सालों में। तो एज मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन द एसएससी एग्जाम्स, तो हम इन सारे इस ब्लॉग में इन सारे क्वेश्चंस को जानेंगे। ठीक है, तो आपके लिए तो एक बोनस हो गया है इस वीडियो में। तो 50 क्वेश्चंस हम जान लेते हैं। ये वो वाले क्वेश्चन है विच आर मोस्ट, अब देखिए आप कहेंगे ये तो पुराना आर्टिकल है, कई लोग ऐसा भी कह देते हैं ये सब तो पुरानी डिटेल आप उठा के इधर प्रेजेंट कर रहे हो। तो मैं अगर इसमें एक बार बैक भी जाऊँ ना, और आप इस तरीके से देखिए, ये मैं एक बार और फिर से बैक आऊँगा। मैंने यहाँ पर डाला था एसएससी सीजीएल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि मतलब व्यक्ति मान के चलिए, कोई सा भी व्यक्ति होता है सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए, वो पूरा तैयारी भी कर लेता है, प्रिपरेशन कर लेता है, सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, मॉक टेस्ट लगा लेता है, उसके बाद भी उसको लगता है कि उसको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मिले, उसको तैयारी कर ले। तो ये पिछली साल की मई तक की डिटेल है, उससे उससे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मतलब जब 2023 पिछले साल का सीजीएल हुआ भी नहीं था, उससे पहले तक के क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, अभी टेक्स्ट बुक वालों ने भी इसके ऊपर अलग से लिस्ट दे रखी है। आप देखो, मैं कुछ वेबसाइट आपको प्रेफर कर देता हूँ जहाँ पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ सकते हो। जागरण जोश, टेक्स्ट बुक और क्रैकू और शिक्षा.com, ये सी वेबसाइट, इनको यूज़ करो। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा और नीचे चलता हूँ, शिक्षा हम हटा देते हैं अभी। शिक्षा के बाद दूसरा यहाँ पर गिग्स फॉर गिग्स, ये तो बहुत एक ऐसी वेबसाइट है, आप सब लोग इसको जानते होंगे। अगर आप पूछते हो मैं कुछ वेबसाइट बता दूँ जहाँ जिनकी मदद से भी आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो कुछ चैनल मैं बता देता हूँ। मतलब हम ऐसा नहीं है कि हम अपना चैनल पे देते हैं सब कुछ तो दूसरे चैनल को प्रेफर ना करें। डिजिटल गुरुकुल अगर आ रहा है, जो यहाँ पर देखिए, आप जब भी कुछ सर्च करते हैं ब्राउज़र पे, गूगल पे या क्रोम पे या माइक्रोसॉफ्ट एज पर या डक डक गो पर या किसी भी ब्राउजिंग साइट पर या ऐप पर, तो वहाँ पर जितने भी सजेशंस में आती है ना चीज़ें, वो सब वही होती हैं जो सच में उसके उस चीज़ के लिए बेस्ट हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो महेंद्रास नाम का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, और इस चैनल पर आप आओगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे एसएससी। देखिए यहाँ पर लिखा है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए आप जो है यहाँ पर प्रिपरेशन जीके और जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जनरल नॉलेज मतलब ऐसी नॉलेज जो सामान्य है, और जनरल स्टडीज़ मतलब ऐसी पढ़ाई जो कि सामान्य है, उस जनरल है, उस तरीके के क्वेश्चन मेंशन है। दूसरा इसके अंदर डिजिटल गुरुकुल ने भी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। मैं भी आपको पूरा एक फ़ाइल दूंगा, मैंने ये फ़ाइल सीधा टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उस फाइल को कर लेना। सीजीएल का पेपर फाड़ दोगे तुम लोग, निकाल लोगे। ठीक है, अब सीजीएल के पेपर में फ़ायदा ये है कि जिस व्यक्ति की सीधा जॉब लगती है सीजीएल से, तो वो पूरे भारत देश में 80,000 से लेके 1 लाख प्लस सैलरी उठाता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 30 दिन के काम की उसको 80,000 से 1 लाख प्लस सैलरी मिलता है। अगर हम ये उसकी उस पोस्ट का होता है जो एएसओ पोस्ट पर जाता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को पर मंथ के 80,000 प्लस रुपीज़ मिलते हैं, जो कि शुरू में ही मिलने लग जाते हैं। सैलरी अलावेंस सब मिलाकर हैं ये। ठीक है, सब मिलाकर हैं, आप ऐसा मत सोचना कि सिर्फ सैलरी इतनी होती है। अब अगर मैं लोएस्ट पोस्ट की बात करूं तो एसएससी सीजीएल से सबसे लोएस्ट पोस्ट भी आपको मिल गई, सबसे ऐसी पोस्ट जो बेकार पोस्ट है, जिस पोस्ट पर लोग जाना नहीं चाहते, उस पोस्ट पर अगर आप पहुंच भी गए, आप कट ऑफ की वजह से अगर उस पोस्ट पर सिलेक्ट हो गए, आपकी प्रेफरेंस की वजह से अगर आप उस पोस्ट पर सिलेक्ट हो गए, तो आप मान के चलिए कि तब भी आपकी सैलरी 35 से 40 हज़ार रुपये होगी। 40 हज़ार पर मंथ, यानी कि पूरे 30 दिन काम करा और 40,000 रुपीज़ मिले, ये सैलरी होगी। इसके अलावा कुछ पर्क वगैरह हो सकते हैं, जैसे कि सरकारी कर्मचारी है, सरकारी एम्प्लॉय है, तो उसको कुछ बेनिफिट भी मिल सकते हैं। तो इस तरीके से सैलरी प्लस बेनिफिट मिला के आप फिर भी 50,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस पहुँचेंगे। मतलब सीजीएल की सबसे वर्स्ट पोस्ट, मतलब ऐसी पोस्ट जिसमें सैलरी ज़्यादा नहीं है और अच्छी पोस्ट भी नहीं है, उसको लोग प्रेफर नहीं करते लेना, वो भी आपको मिलती है। तो आप 40,000 सैलरी लेंगे और बेनिफिट वगैरह मिलाकर 50,000 रुपीज़ पर मंथ का। ठीक है,
पूरे भारत में कहीं भी पोस्टिंग हो गई यही रहेगा। अब एक चीज़ और होती है, ये सरकारी जॉब में एक कॉमन सा पॉइंट होता है कि अगर कैंडिडेट वहाँ पोस्ट होता है जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया है, मतलब विकसित एरिया है, ऐसा एरिया है जो कि विकास वाला है, डेवलप्ड है, तो वहाँ उसकी सैलरी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर उसको खर्चा ज़्यादा लगेगा, कुछ खरीदने में, कुछ करने में, खर्चने में, अपने आप को, अपना रोज वाली ज़िंदगी को गुजारने में, या अपनी तरह तरह की चीज़ों को खरीदने में, खर्चने में उसका पैसा लगेगा ज़्यादा। इस चक्कर में सैलरी ज़्यादा होती है। जो विकासशील नहीं होते, मतलब आपकी पोस्टिंग अगर ग्रामीण एरियाओं में हो रही है या ऐसे एरिया में होती है जहाँ विकास ज़्यादा है नहीं, डेवलपमेंट जिधर है नहीं ज़्यादा, वहाँ सैलरी कम रखी जाती है, क्योंकि वहाँ आप सस्ते में 4 चीज़ खरीद सकते हैं, तो सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये सब है, ये समझ आया। तो ये तीनों आपका अभिनय, एसएससी अभिनय मैथ्स, और ये 3 चैनल, इन तीनों को आप, इन तीनों से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो इन वीडियोस में। और भी मिल रही हैं व्यू ऑल्स करके, आप और इस तरीके के क्वेश्चंस प्रेफर कर सकते हो। ठीक है भाई। हाँ, अब देखिए, आप टेक्स्ट बुक से या क्रैकू से भी क्वेश्चन उठा सकते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आपको पता है कि आपके सीजीएल के अंदर 4 सेक्शन आते हैं। एक आपका आता है जनरल नॉलेज का, ठीक है, एक आता है आप लोगों का एप्टीट्यूड का आता है एक, और एक उसमें आता है रीजनिंग का, और एक उसमें आपका आता है शायद डेटा इंटरप्रिटेशन का, और इंग्लिश का भी एक सेक्शन होता है। 4 ही आते हैं, एक इंग्लिश का हो जाता है। देखिए, एक सेक्शन उसमें जीके का है, एक इंग्लिश का है, एक रीजनिंग का है, 3, और एक और सेक्शन उसमें डाला गया है पेपर में, ये टीयर 1 है। सीजीएल वालों का पेपर अभी हम जुलाई में है, और आपका पेपर होगा अगस्त सितंबर, आपका पेपर सितंबर में है। ठीक है भाई, हाँ, अगस्त में नहीं होगा, सितंबर में आपका पेपर है पहले टीयर का, तो आप तैयार कर सकते हैं। समझ आ गई सारी बातें। तो गिग्स फॉर गिग्स ने भी दे रखा है इस तरीके से, बायजूस ने तक दे रखा है कि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं। स्टैटिक का दे रखा है, स्टैटिक जीके टॉपिक्स दे रखे हैं इन लोगों ने। उसके अलावा यहाँ पर एग्जाम्स बुक ने भी क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि 2 साल पहले के हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो मैं आपके लिए जो यहाँ पर जागरण जोश है, इससे जो क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ ले लेता हूँ मैं इस वीडियो में, और आप समझ के इसको तैयार करके निकालिए। तो हम शुरू कर लेते हैं। ये जीके के क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हैं सीजीएल में। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो लेटेस्ट स्टोरीज वगैरह आ रही है, इसको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। तो सबसे पहले ये है कि द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि कौन से आर्टिकल, मतलब भारत का संविधान जो बना हुआ है उसके कौन से आर्टिकल के अंदर फाइनेंस कमीशन जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनेंस कमीशन बनाई जाएगी। भारत देश में एक ऐसी कमीशन भी होगी जो कि फाइनेंस का सारा वर्क संभालेगी। वो भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में डाला है, तो इसका लिखा है 280। तो मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिर्फ क्वेश्चंस और ऑप्शन दिखाऊंगा। आपको आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करते रहना है, वीडियो को रोक रोक के पहले खुद से आंसर मेरे को कमेंट कर देना है, और फिर अपना आंसर मैच करके इधर देखते रहना है। ठीक है, अगर आप सही में प्रिपेयर कर रहे हो तो आप पहले खुद से पता लगाएं कौन सा आंसर है, और उसके बाद ही देखें। पहले आप पूरा सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लें, पूरा प्रिपेयर करने के बाद ही इन क्वेश्चंस को लगाएं। तो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था, मतलब फाइनेंस कमीशन बनेगा भारत देश में, ये भारत देश के संविधान के आर्टिकल 280 में है। ठीक है, 280। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगला ये आ जाता है कि हु बिल्ट द ताजमहल। अब ताजमहल किसने बनवाया, हु बिल्ट मतलब किसने बनवाया। अब कई बार जैसे लोग एक बेतुका आंसर देते हैं कि मजदूरों ने बनाया, या काम करने जिनसे जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया उन्होंने बनाया, कोई कहता है ठेकेदार ने बनाया, ठीक है, कोई कहता है बिल्डर ने बनाया। तो वो एक एक्चुअल आंसर नहीं है। आंसर वो है कि किस व्यक्ति ने बनवाया, किसने उस पर खर्चा किया, और किसके खर्चे पर वो बना, ये होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो हु बिल्ट द ताजमहल मतलब ताजमहल किसने बनवाया, मतलब किस, कौन था उसका मालिक, मालिक ही तो बनवाएगा, तो कौन था, तो किसने बनवाया, तो शाहजहां ने, या फिर शेर शाह ने, या फिर नसीर शाह ने, या फिर जहांग जहांगीर जहांगीर ने बनवाया, या नसीर शाह ने, या शेर शाह, या फिर शाहजहां। तो इन चारों के ऑप्शन में मेरे को बताइए कौन सा सही है। मैं आपको बता देता हूँ, ए सही है। ठीक है भाई।
नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो वाज फाउंडेड बाय समुद्रगुप्ता या चंद्रगुप्ता या कुमार गुप्ता या फिर एक और ऑप्शन इन्होंने दे रखा होगा हर्षवर्धना। अब आप कहोगे कि कई ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनका नाम कुमार गुप्ता हो सकता है, चंद्रगुप्ता हो सकता है, समुद्र गुप्ता हो सकता है, मानता हूँ, बट एक ही नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना दुनिया में, लेकिन उनमें से एक ही बंदा है जिसने ऐसा किया होगा। सपोज सपोज हम मानते हैं जैसे कि किसी का नाम है, किसी का नाम मोहित मोहित प्रसाद है, किसी का नाम मोहित प्रसाद है, तो दुनिया में दूसरे किसी व्यक्ति का नाम भी मोहित प्रसाद हो सकता है, लेकिन उनमें से एक वो मोहित प्रसाद है जिसने, जो कि मान के चलते हैं, कि उसने कुतुब मीनार बनवाया। हम मान लेते हैं कि मोहित प्रसाद है, उसने कुतुब मीनार बनवाया। ठीक है, एक मोहित प्रसाद है जिसने कुतुब मीनार को बनवाया, और एक दूसरा मोहित प्रसाद है जो कि एक जॉब करता है कॉरपोरेट की। ठीक है, तो एक एक मोहित प्रसाद वो है जो कि कॉरपोरेट का जॉब कर रहा है, एक मोहित प्रसाद वो है जिसने कुतुब मीनार बनवाया, और एक मोहित प्रसाद वो है जो कि जो है सीमेंट कंपनी में काम करता है। तो अब इन तीनों में से अगर मैंने पूछा कि कुतुब मीनार किसने बनवाया और उसके ऑप्शन में अगर मोहित प्रसाद दे दिया, तो ये मोहित प्रसाद वो वाला नहीं है जो कॉरपोरेट में काम कर रहा है, या वो वाला भी नहीं है जो सीमेंट कंपनी में काम कर रहा है, बल्कि ये वो वाला मोहित प्रसाद है जो कि जिसने कुतुब मीनार बनवाया। कहने का मतलब ये है कि सेम नाम के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब ने अलग अलग काम करे होंगे। उसी तरीके से यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से एक सही है, और वो व्यक्ति वही है, एक्चुअल वो नाम का व्यक्ति वही वाला है ये, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, मतलब खोज, उसने फाउंडेड मतलब कि खोज करी थी। मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी बनेगी, उसको उस वो बनवाने के लिए जो तय किया गया था वो किसने किया था इन चारों में से, तो कुमार गुप्ता ने तय किया था। सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट ये आ जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर, आप जानते होंगे ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसको इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एज एन, आप एक पीने यूज्ड इन, आप पीने वाले पानी के अंदर ब्लीचिंग पाउडर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो? क्या कोआगुलेंट और डिसइनफेक्टेंट, या फिर एंटीसेप्टिक, या फिर एंटीबायोटिक, इन चारों में से किस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ कर सकते हो पीने वाले पानी में? मान के चलिए आप पानी पी रहे हो, और ड्रिंकिंग वाटर आपने लिया, वन वन ग्लास ड्रिंकिंग वाटर लिया, पीने वाला पानी लिया। ठीक है, उस पीने वाले पानी में आप ब्लीचिंग पाउडर डालते हो। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर आपने डाल दिया, तो ब्लीचिंग पाउडर पीने वाले पानी में डाल के ऐसा क्या करेगा कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो? मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, पीने वाले पानी के अंदर ब्लीचिंग पाउडर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? क्या एंटीबायोटिक के तरीके से, एंटीसेप्टिक के तरीके से, या डिसइंफेक्टेंट के तरीके से, या फिर आप कोआगुलेंट के तरीके से? तो इसका आंसर आपका सही हो जाता है डिसइंफेक्टेंट के तरीके से। इस तरीके से नेक्स्ट है कि पीएच ऑफ, आपने पीएच वैल्यू पढ़ा होगा, 0 से 14 तक एक पीएच वैल्यू होता है, पीएच स्केल आपने पढ़ा हो। एक होता है उसमें एसिडिक, एक होता है उसमें बेसिक, और एक उसमें होता है नॉर्मल। जो उसमें 7 नंबर पर होता है सॉल्ट, NaCl, मतलब कि सोडियम क्लोराइड। आप जो अपने घरों में नमक देख रहे हैं, देखिए नमक दो तरीके से होता है, एक नमक होता है आयोडाइज्ड जिसमें आयोडीन होता है, एक होता है नॉन आयोडाइज्ड। ठीक है, आयोडिक और नॉन आयोडिक आपने सुना होगा टर्म, नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं। एक पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल दोस्तों इस तरीके का होता है, उससे उसमें ना पता है वैल्यू होती है, उसमें अगर आप 7 नंबर पर पीएच वैल्यू किसी चीज़ की है, तो इसका मतलब वो NaCl है, सॉल्ट है। 7 से कम वाले एसिडिक और 7 से ज़्यादा वाले बेसिक, इस तरीके का कुछ होता है सीन। ठीक है, यहाँ पर HCl होता है और NaOH नाम से चीज़ें होती हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका मतलब ये एसिडिक होगा। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, यानी कि ये बेसिक होगा। ठीक है, तो पीएच स्केल पूछा है लेमन जूस का, मतलब कि नींबू का जूस। अगर किसी ने, नींबू है उसके पास, नींबू का जूस बना लिया, तो नींबू का जो जूस होगा, तो नींबू के जूस का पीएच स्केल कितना होगा? 7 होगा, या फिर नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड, हम बता नहीं सकते, या फिर 7 से ज़्यादा, या 7 से कम, या 7 के बराबर, या हम बता ही नहीं सकते। तो इसका आंसर ये है कि 7 से कम होगा। क्यों? क्योंकि आप जब नींबू का टेस्ट देखते हैं तो वो होता है एसिडिक,
आप नींबू का टेस्ट देखेंगे तो वो एसिडिक है, और एसिडिक चीज़ों का पीएच 7 से नीचे रहता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज, वॉशिंग सोडा की मैं पूछ रहा हूँ तो वॉशिंग सोडा को हम और क्या बोलते हैं? क्या हम वॉशिंग सोडा को सोडियम क्लोराइड बोल सकते हैं? सोडियम क्लोराइड NaCl हो जाता है, कैल्शियम यानी Ca, और बाइकार्बोनेट मतलब CaCO2 हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो जाता है Na, सोडियम कार्बोनेट NaCO3 हो जाता है, और फोस्फोरस, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछा है कि सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट या फोस्फोरस, इन चारों में से आप वॉशिंग सोडा को क्या ऑल्सो नोन है, इसमें से और कुछ क्या कह सकते हैं? तो आप बताइए, मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ लोगों को। सी, आप सोडियम कार्बोनेट मतलब कि सोडियम, सोडियम मतलब Na, कार्बोनेट मतलब CO3 मतलब NaCO3, या फिर आप वॉशिंग सोडा कहिए, एक ही बात है। वॉशिंग सोडा आप कहिए मतलब धोने वाला वॉशिंग सोडा, या फिर सोडियम कार्बोनेट, दोनों सेम है, ठीक है भाई। मतलब ऑल्सो उसको आप वो भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ लेते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है कि बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज, देखिए वॉशिंग सोडा अलग चीज़ है, बेकिंग सोडा अलग है। बेकिंग सोडा खाने वाली चीज़ों की आई थिंक वहाँ यूज़ हो जाता है, वॉशिंग सोडा नाम से ही क्लियर होता है। तो बेकिंग सोडा जो है इज ऑल्सो इज नोन एज, आप बेकिंग सोडा को और क्या कह सकते हैं? तो बेकिंग सोडिया को सोडा को क्या आप सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर आप यहाँ पर ब्रोमाइड कह सकते हैं। ये सारे केमिस्ट्री के अंदर टर्म्स थे, आपने पढ़े हो तो। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है साइंस का, वहाँ आपने पढ़ा होगा, तो ये आपने ज़रूर सुना होगा। इसका आंसर हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम मतलब Na, और बाय मतलब दो, और कार्बोनेट मतलब CO, मतलब कि NaCO2, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि बेकिंग सोडा को हम जो है यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है भाई। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ RBC एंड WBC, जो आपके ह्यूमन बॉडी में, शरीर लोगों के, इंसानों के शरीर के अंदर एक होता है रेड ब्लड सेल मतलब कि लाल ब्लड सेल, एक होता है वाइट ब्लड सेल मतलब खून का जो खून जो है उसके सेल्स होते हैं पूरे बॉडी में, वो दो तरीके से होते हैं, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल ज़्यादा होता है बॉडी में या वाइट ब्लड सेल? तो यहाँ पर आपको बताना है, मतलब अगर रेड ब्लड सेल 100 हैं तो वाइट ब्लड सेल 50 होता है लोगों के शरीर में, मानव शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल 100 होता है और वाइट ब्लड सेल जो है वो 50 है, तो इन दोनों का रेशो हो जाएगा 2:1। इसी तरीके से आपको बताना है कि एक्चुअल में रेशो क्या होता है, तो इसका आंसर है बी मतलब 600:1, मतलब कि वाइट ब्लड सेल की तुलना में रेड ब्लड सेल पूरे बॉडी के अंदर लगभग 600 टाइम्स है। मतलब कि वाइट ब्लड सेल आपकी बॉडी में अगर 10 हैं तो इसका मतलब ये है कि 10 × 600 आपकी बॉडी में यहाँ पर हो जाते हैं रेड ब्लड सेल, समझ रहे हैं? मतलब कि 600 गुना ज़्यादा होता है रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल से आपकी बॉडी में। इसका आंसर भी जो सही है वो बी है। अब नेक्स्ट है आपका, विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। एक्चुअल में सिलिकॉन वैली आप भी जानते हैं, सिलिकॉन वैली जो है वो एक जगह है, जो जगह है USA में, ठीक है, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दुनिया का एक देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और वहाँ पर है सिलिकॉन वैली है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है कि सेम, आपसे पूछ लिया जाता है कि सिलिकॉन वैली जो है, आप अगर देखते हो, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सिलिकॉन वैली एक जगह है जो कि आपकी यहाँ पर USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया जगह है, और उसके वहाँ पर सिलिकॉन वैली नाम की जगह है एक्चुअल की। लेकिन आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत देश का सिलिकॉन वैली कौन है, मतलब कि ऐसा कौन सा शहर है जो कि सिलिकॉन वैली है भारत देश का? तो मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है। तो आप जानते हैं दिल्ली तो नहीं है, मुंबई भी नहीं है, हैदराबाद और बेंगलुरु में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बेंगलुरु जो पहले बेंगलोर था,
पहले बेंगलोर था, अब ये बेंगलुरु हुआ है, और बेंगलुरु ही आपका सिलिकॉन वैली है भारत का। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि इन विच ईयर दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब भारत देश का राजधानी दिल्ली एरिया को बना दिया। देखिए हुआ क्या, ये आपका जो भारत देश है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब उसके अंदर उन लोगों को एक इस तरीके का केंद्र पकड़ना था, जहाँ एक ऐसा एरिया पकड़ना था जो कि सेंसिटिव हो, है ना, एक ऐसा एरिया पकड़ना था जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, और उसी को कैपिटल बनाना। तो इस तरीके से भारत का जो दिल्ली एरिया है, भारत देश का जो दिल्ली वाला एरिया है, उसको राजधानी बना दिया गया। लेकिन कब बनाया, 1911 में, 12 में, 10 में, या 1905 में? तो आंसर इसका हो जाएगा ए। 1911 से आपका भारत देश का दिल्ली एरिया जो है वो उस देश का राजधानी है। अब राजधानी क्या हो जाता है, क्या हम राजधानी, हम ये क्या करेंगे, ये एरियाओं को कह रहे हैं कि भारत देश का राजधानी दिल्ली है। चलिए, इससे हमें क्या, राजधानी मतलब दोस्तों ये हो जाता है कि जनरली आप देखते हैं कि जब परेड वगैरह होती है भारत देश की, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, वो सब होता है दिल्ली में ही होता है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में ही है, इंडिया गेट दिल्ली में ही है, कुतुब मीनार दिल्ली में ही है, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में ही है। इसके अलावा बहुत सी जगहें दिल्ली में ही हैं, वो बंगला साहिब दिल्ली में ही है, और इसके अलावा लोटस टेम्पल दिल्ली में ही है, और भी बहुत सी जगह दिल्ली में ही है। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी ऐसी जगहें हैं, जिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हेड ऑफिस दिल्ली में ही है। मतलब भारत के दिल्ली में ही बहुत से हेड ऑफिसेज हैं। सरकारी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनियां तो जहाँ मर्जी अपना हेड ऑफिस खोल के और बाकी जगह ऑपरेट कर सकती हैं, कर लेती भी हैं। लेकिन सरकारी कंपनियां जो भारत देश की हैं उसके ज़्यादातर कंपनियों के हेड ऑफिस दिल्ली में ही हैं। और दूसरा, दिल्ली एरिया जो है वो भारत देश का कैपिटल है, और वो कैपिटल बना 1911 में, मतलब कि 1911 में। मतलब सोचिए, आज आप दुनिया के 2024 साल में हैं, 2024 साल में है, और आप सोचें तो 1924 यानी कि 100 साल, और आप घटा लें यहाँ पर तो 13 साल और घटा लें तो 112 साल पहले से दिल्ली कैपिटल है भारत का। अब बात आ जाती है विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ ए मैड डॉग। मतलब अगर कोई पागल कुत्ता काट ले तो कौन सा बीमारी होता है। बड़ा सिंपल है, ये विच डिसीज मतलब कि कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, इज कॉज्ड बाय किस कारण से, अगर बाइट मतलब काट लिया है, ऑफ ए मैड डॉग मतलब एक पागल कुत्ते ने बाइट कर ली, मतलब आपके पैर पे, हाथ पे, कहीं पर भी उसने अपने मुंह से ऐसे काट दिया। जैसे आप खाने को खाते हैं तो एक बाइट लेते हैं, मतलब एक एक टुकड़ा, एक कौर टाइप, आप कई बार कहते हैं कौर, तो आप एक रोटी का, चपाती का एक कौर ले रहे हैं, यानी एक बाइट लेते हैं, तो उसको काटते हैं। उसी तरीके से जब एक पागल कुत्ता, एक मैड डॉग एक बाइट लेगा, मतलब आपके शरीर पर कहीं से भी कहीं भी काट लेता है, तो उसके कारण आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय, होती है। तो बताओ, लूकोडर्मा, हाइड्रोफोबिया, या फिर हाइपरटेंशन, और या फिर अर्थ्रिस अर्थ्रिटिस अर्थ्रिटिस। तो इन चारों में से बताओ, तो मैं आपको आंसर बता दूं, हाई हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से हो जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि विच मेटल इज यूज्ड ऑफ जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए कौन सा मेटल यूज करते हैं, क्या थोरियम यूज करते हैं, या फिर यूरेनियम, या वाटर, या फिर फॉसिल। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या वाटर, पानी, H2O यानी वाटर, क्या वो न्यूक्लियर, क्या वो एक मेटल है? यूरेनियम क्या एक मेटल है? थोरियम या फॉसिल्स क्या मेटल हैं? और इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर है बी, यूरेनियम। यूरेनियम एक मेटल है जो कि न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाय वोम इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। मतलब किसके द्वारा, मतलब कौन चुनता है? अभी जैसे आपको याद हो, भारत वालों के लिए इसी साल आपका भारत वालों का इलेक्शन हुआ था, जिसमें MP आपने चुने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए थे। मतलब अपने देश के अंदर बहुत से, लगभग 543 ऐसे लोग चुन के डायरेक्ट पार्लियामेंट में MP बनाकर भेजे हैं, ठीक है। और वहीं पर जब वो MP सारे बैठेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब पार्लियामेंट में सब पहुंचेंगे अलग अलग मीटिंग के लिए, तो उस समय पे एक उनमें सभापति होता है, जो हम कह सकते हैं लोकसभा का स्पीकर। एक अलग से एक पोस्ट होता है जिसको बोलते हैं लोकसभा स्पीकर।
ठीक है भाई, उसके ही हिसाब से, उस लोकसभा स्पीकर वाले व्यक्ति के हिसाब से ही पूरा अंदर मीटिंग और सारा प्रोसेस चलता है। ठीक है भाई, तो लोकसभा का जो स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर कौन इलेक्ट करता है, क्या जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए वो इलेक्ट करें, वो बताएंगे कि कौन है नया, कौन नया स्पीकर बन रहा है लोकसभा का, या फिर सारे राज्यसभा के मेंबर बताएंगे, या फिर सारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर बताएंगे, या फिर जितने भी भारत के लोग हैं वो स्पीकर बताते हैं कौन होगा, या फिर जितने ही मेंबर लोकसभा के हैं वो बताते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा सही ये डी। अब खुद सोचिए ना, अब मान के चलिए आपकी पूरी क्लास है, आप मान के चलते हैं आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप 10th क्लास में स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपके स्कूल में 40, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और आपकी 40 स्टूडेंट के बीच में अगर किसी कैंडिडेट को मॉनिटर बनाना है, मॉनिटर होता है एक पोस्ट होता है, मॉनिटर होता है जो क्लास में सब संभालता है। तो मान के चलते हैं कि आपकी क्लास है 10th क्लास और आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, और आप 40 के 40 लोगों से ही पूछा जाएगा ना कि आपकी क्लास का मॉनिटर किसको बनाए। तो यही एक एक्चुअल न्याय होगा और तरीका होगा कि उन 40 में से किसी एक को मॉनिटर बना दें। उसी तरीके से यहाँ पर ऐसा होता है, जब लोकसभा के सारे एमपी लोग जो सिलेक्ट हो जाते हैं उन सबसे पूछा जाता है, ऑल द मेंबर लोकसभा के बताते हैं कि आपके लोकसभा की मीटिंग जो होंगी उसका स्पीकर कौन हो। हालांकि वो स्पीकर उनमें से कोई नहीं होता। ठीक है, तो लोकसभा का स्पीकर जो है वो सारे एमपीज जो होते हैं लोकसभा के वही बताते हैं। और कौन सा प्लेनेट ऐसा है जो कि इज नोन एज द अर्थ ट्विंस, अर्थ का जुड़वा कहा जाता है, मतलब जो अर्थ है आप लोगों का जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ट्विंस मतलब पृथ्वी का जुड़वा है, मतलब पृथ्वी जैसा ही दिखता है, ऐसा कौन सा प्लेनेट है आप बताइए। जुपिटर, मार्स, वेनस और सैटर्न। सैटर्न, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, वेनस जो है। वीनस, वीनस आपका एक प्लैनेट है दोस्तों, ऊपर ऊपर अंतरिक्ष में आसमान में एक प्लैनेट है। जैसे कि मार्स है, मार्स और मार्स और जुपिटर, वेनस और सैटर्न। इनमें से वेनस है जो कि पृथ्वी का जुड़वा है, बाकी तीनों जो है वो जुड़वा नहीं है पृथ्वी के, हालांकि ये भी प्लेनेट है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा जी, जम्मू एंड कश्मीर आपके भारत देश का पहले एक राज्य था, अब यूनियन टेरिटोरी हो गया है, पता रहना चाहिए आप लोगों को। भारत देश का एक राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, जो बाद में यूनियन टेरिटोरी बना दिया गया सरकार के लोगों के द्वारा। तो अब मैं ये आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलेगा या स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा है। क्या आर्टिकल देखिए, मतलब विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 370, 300, 110 और 248, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिससे हमें पता लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस है। तो ऑप्शन ए 370, जिसकी डिस्कशन अभी कुछ साल पहले बहुत हो रही थी। 370 एक ऐसा आर्टिकल था जिसके कारण जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिलता था। हालांकि 370 हटा दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोगों ने, भारत सरकार के लोगों ने, एक्चुअल में ऑफिशियली भारत सरकार ने ये 370 हटा दिया है। आप लोगों का एक आर्टिकल था 370, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, जो कि ये बोलता था, इस आर्टिकल के चलते ये था कि दुनिया, पूरे भारत देश के जितने भी राज्य हैं उनमें से जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिलेगा या मिलना चाहिए। वो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिले, उस राज्य को एक स्पेशल स्टेटस मिले, वो आर्टिकल 370 में था। सोचिए, मतलब भारत देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया था पहले ही कि 370 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर राज्य को एक स्पेशल स्टेटस मिलेगा या मिलता है। ठीक है, मिलता है उस आर्टिकल से, लेकिन वो हट गया है, 370 आर्टिकल हट गया है। अब इस आर्टिकल के हटने से जम्मू एंड कश्मीर कोई स्पेशल स्टेट या स्पेशल दर्जा उसको नहीं मिलता है। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर बड़ा सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि वहाँ पर वो बिल्कुल दूसरे देश के, आपके भारत देश का दूसरे देश के साथ बॉर्डर लगवाता है, तो इस चक्कर में वहाँ पर सिक्योरिटी बड़ी चाहिए होती है और आतंकवाद होता रहता है, डेली हमले वगैरह वहाँ चलते रहते हैं। ठीक है भाई, दूसरे देश के टेरर अटैक वगैरह होते हैं। ठीक है भाई,
नेक्स्ट है कि विच ग्लैंड। अब देखिए काफ़ी लोगों को ना भारत देश के अंदर दहशत में डाला हुआ है। आधे से ज़्यादा लोग पूरे भारत देश के इसी इसी चीज़ में सोचते रहते हैं। पाकिस्तान और भारत और चाइना के बीच में जो लड़ाइयाँ चलती हैं, बनती नहीं है कभी। उसी चीज़ को लेके पूरे देश में डिस्कशन हर समय चलता रहता है। मतलब लोग यही सोचते रहते हैं कि इनके बीच में लड़ाई कब ख़त्म होनी है, और ऐसा हो नहीं रहा है। डेली बेस में वहाँ पर कोई आतंकवाद हो रहा है, टेरर अटैक हो रहा है, गोलियाँ वगैरह चलती रहती हैं वहाँ। जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि यहाँ पर होता ऐसा है कि वहाँ पर ना बॉर्डर है आपके देशों के बीच में। तो पाकिस्तान और इंडिया के देश के बीच में जो बॉर्डर लग रहा है, जम्मू एंड कश्मीर एक, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर आपका नॉर्थन पार्ट है भारत का, मतलब नॉर्थन एरिया है वो। उसके बाद सीधा दूसरा देश लगता है, और वो लगता है पाकिस्तान का। इस चक्कर में वहाँ पर लड़ाई वगैरह होती रहती है, पाकिस्तान देश के लोग उधर लड़ते रहते हैं और ये लोग लड़ते रहते हैं। कुछ वहाँ पर LOC सीन है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, और इस तरीके का है। जम्मू एंड कश्मीर को ही लेने के लिए लड़ रहे हैं कि किसको मिलना है, इस तरीके से। मतलब पूरा एंटायर जम्मू एंड कश्मीर को लेकर लड़ाई है शायद, और भी किसी कारण की बात है इधर। तो 270 370 आर्टिकल हट चुका है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर। पहले तो अब पहले उसको 370 को हटा दिया कि जम्मू एंड कश्मीर जो है स्पेशल स्टेट होगा, उसका स्टेटस उसको नहीं मिलेगा। वो 370 आर्टिकल हटा दिया। उसके बाद उसको राज्य से भी हटा दिया, यूनियन टेरिटोरी में बना दिया। मतलब जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया, राज्य से हटा के केंद्र शासित बना दिया गया है। और इसीलिए अभी वहाँ कोई CM भी नहीं है, ठीक है। बट CM नया बनेगा नहीं बनेगा उधर पता नहीं। अब विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, मतलब कि कौन सी ग्लैंड जो है वो दोनों है, मतलब कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। सुना होगा आपने टर्म, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ये दोनों है। इन चारों में से ऐसी कौन सी ग्लैंड है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर थीरोइड ग्लैंड, या फिर पेनक्रियाज, या फिर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इन चारों में से कौन है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है? तो मैं आपको आंसर दिखा दूं, जो आपका पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन है। फिर कभी हम इस टॉपिक को भी समझ लेंगे, अभी आप समझ लीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट आपको बताना है, याद रखिए, पॉज करके खुद आंसर सोचिए फिर बताइए, और फिर देखिए इसका आंसर। कौन सी सॉयल, मतलब कौन सी ऐसी मिट्टी है जो बेस्ट है, कौन सी ऐसी सॉयल है जो बेस्ट है सूटेड फॉर कॉटन, मतलब जब हम कॉटन की खेती कर रहे हैं। जब हम कॉटन कॉटन आप जानते होंगे, रुई, रुई आप जानते होंगे, रुई, रुई हिंदी में रुई बोलते हैं, इंग्लिश में कॉटन बोलते हैं। तो कौन सी ऐसी सॉयल है जो कि बेस्ट सूटेड है फॉर कॉटन के लिए? तो कॉटन के लिए बेस्ट सूटेड सॉयल कौन सी है, मतलब मिट्टी जिसके अंदर खेती करी जाए? तो रेड सॉयल, रेगर, और अलूवियल अलूवियल सॉयल, या फिर लोम। तो इसका आंसर हो जाता है रेजर, रेगर, रेगर या रेजर, आप रेगर बोलिए। रेगर सॉयल यूज़ करते हैं हम कॉटन की अ, खेती के लिए। मतलब जब हम बेसिकली कॉटन की जब हम फार्मिंग करते हैं, कॉटन को उगाने की बात करते हैं, तो रेगर यूज़ होता है, ठीक है। ये एक सॉयल है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट वेस्ट लैंड एरिया, मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसके पास ज़्यादा वेस्ट लैंड एरिया है, मतलब कि लार्जेस्ट वेस्ट लैंड एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी ज़मीन है जो कि खाली पड़ी है, लार्जेस्ट वेस्ट लैंड एरिया, ठीक है। तो सी, राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके पास बहुत बड़ा ऐसा लैंड का एरिया है, ज़मीन का एरिया है, जो कि लैंड वेस्ट लैंड एरिया है, मतलब कि खाली है, उस पर कुछ हो नहीं रहा है। मतलब भारत देश के राजस्थान राज्य का लगभग लगभग ज़मीनी एरिया इतना ज़्यादा बड़ा खाली है, जो कि टोटली अभी वेस्ट है, उसका यूज़ नहीं कर रहा है कोई, ठीक है। जितने भी ऐसे एरिया होते हैं देशों में या राज्यों में जिनका यूज़ नहीं हो रहा होता, और जो जो किसी जो उन एरियाओं के अगर कोई मालिक नहीं होते उन लैंड के, तो वो सारा गवर्नमेंट का होता है। ये चीज़ तो आपको पता है ना। तो वही है। तो राजस्थान राज्य का लगभग सारा लैंड, बहुत सा ऐसा एरिया है जो कि वेस्ट एरिया है, यानी कि लार्जेस्ट वेस्ट लैंड एरिया है, ठीक है। कलर ऑफ द यूराइन इन इज येलो बिकॉज ऑफ, अच्छा, आपका यूराइन का जो कलर है वो येलो है बिकॉज ऑफ, मतलब मान के चलिए आप टॉयलेट कर रहे हैं, और टॉयलेट करते समय आपका टॉयलेट का जो कलर है, जो आप टॉयलेट करने जा रहे हैं उसका कलर येलो आ रहा है। उस वाटर का कलर जो टॉयलेट के थ्रू निकलता है, जब आप टॉयलेट करते हैं तो आपका जो यूराइन निकलता है वो येलो कलर का है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या, यूरोक्रोम है, उसका कारण यूरोक्रोम होता है, या फिर पोटेशियम, या एंडोर
फिन या इंसुलिन, इन चारों में से किस कारण से जो कलर है यूरिन का वो येलो है, तो यूरोक्रोम के कारण येलो हो जाता है टॉयलेट, ठीक है। पोटेशियम और एंडोर्फिन और इंसुलिन के कारण नहीं होता, इंसुलिन। अब 20th क्वेश्चन ये है कि हु हैज़ बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया, मतलब कि किसको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, समुद्रा समुद्रगुप्ता को, या चंद्रगुप्ता, कुमार गुप्ता, या हर्षवर्धना। तो समुद्रगुप्ता को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, नपोलियन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट इसमें एक और ये है कि विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, मतलब कौन सी ऐसी सबसे बड़ी नदी है या रिवर बेसिन है भारत की, गोदावरी बासिन या फिर नर्मदा बासिन, यमुना बासिन या फिर गंगा। तो आंसर सही है डी, गंगा बासिन जो है वो सबसे बड़ी रिवर है। बासिन आप छोड़ दीजिए, बासिन यहाँ भी है यहाँ भी है। सिंपल बात ये है कि कौन सी सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर है भारत की, तो ये गंगना रिवर बासिन देश की सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है, भारत की। अभी सिर्फ हम भारत की बात कर रहे हैं और किसी दूसरे देश की ले ही नहीं रहे अभी बात। तो विच, अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं सीजीएल पेपर के लिए, क्योंकि वो सब पूछेंगे आपसे। तो विच रिवर ओरिजिनेट एट अमरकंटक, मतलब कि कौन सी रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है एट अमरकंटक पे। तो अमरकंटक पे जो रिवर ओरिजिनेट करती है वो गोदावरी है, नर्मदा, कृष्णा और महानदी। तो इसका आंसर सही हो जाता है सी, यानी नर्मदा। नर्मदा रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है एट अमरकंटक पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd ये है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इज कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा साफ पानी का लेक पूरे वर्ल्ड में कौन सा है। तो लेक सुपोरियर, लेक मिशिगन, और या फिर लेक मलावी का, या फिर ग्रेट बियर लेक। इन चारों में से कौन सा ऐसा लेक है जिसका पानी बड़ा साफ है, फ्रेश वाटर है, पूरे वर्ल्ड में पूछ लिया इन लोगों ने। तो लेक सुपोरियर एक ऐसा लेक है जो वर्ल्ड का फ्रेश वाटर लेक है, मतलब उसका पानी बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है, बिल्कुल ताज़ा पानी है, साफ पानी है, फ्रेश है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, मतलब कि पूरे दुनिया का एनवायरमेंट डे, मतलब जो एनवायरमेंट डे है, ठीक है, उसको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम किस दिन बना लेते हैं, क्या 5 जून को, 8 जून को, 5 अप्रैल को, या 21 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर है 5 जून को आप लोग पूरे हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बना रहे हैं, ठीक है। विच इज़ अ लैंड लॉक्ड सी, मतलब कि इनमें से कौन सी ऐसी लैंड लॉक्ड सी है, मतलब कि जमीन लॉक्ड सी, मतलब ऐसा सी जिसने जमीन लॉक्ड कर दी हो, लैंड लॉक्ड सी। क्या कैरिबियन सी, अरल सी, रेड सी और साउथ चाइना सी। तो इसका आंसर है अरल सी लैंड लॉक्ड सी है। अब नेक्स्ट इसके अंदर ये था कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं भारत देश के अंदर। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा है 250, यानी पूरे एंटायर भारत से अभी टोटल 250 ही ऐसे लोग हैं जो कि राज्यसभा मेंबर बन सकते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन आपके भारत देश में कमीशन है, प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन का पहला चेयरमैन कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू। ये वो व्यक्ति है जो कि प्लानिंग कमीशन, भारत देश की प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन रह चुके थे, ये वो हैं जवाहरलाल नेहरू इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट पूछ रहे हैं ये लोग कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट, मतलब कि ऐसी कौन सी पहली पहली भारत की महिला है जिसने स्केल किया था माउंट एवरेस्ट पे जाके। तो माउंट एवरेस्ट पे पहुंची थी पहली भारत की महिला, उसका नाम आपको पूछा गया है क्या, बनचंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा या फिर प्रेमलता अग्रवाल या फिर मलावत पूर्णा। तो इसका आंसर ए सही है, ठीक है। बचेंद्री पाल एक ऐसी महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहले गई थी, स्केल करके आई, मतलब वहाँ पहुँची थी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 29, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, मतलब यूपीएससी का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है। मतलब यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसी कमीशन है जो यूपीएससी के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस
जैसे एग्ज़ाम करवाते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट भी रिक्रूट यही कराते हैं सीएपीएफ के लिए। और भी बहुत से एग्ज़ाम ये लोग कराते हैं, एनडीए, सीडीएस जैसे एग्ज़ाम। तो यूपीएससी के सारे एग्ज़ाम कराने के लिए यूपीएससी का कोई चेयरमैन भी होता है। तो यूपीएससी का चेयरमैन भारत देश में कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए, चीफ मिनिस्टर भारत का थोड़ी होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है ना। चीफ मिनिस्टर तो स्टेट का होता है। सबसे पहली बात तो कौन अपॉइंट करता है यूपीएससी के चेयरमैन को? तो ये तो ऑप्शन ही गलत है ये वाला। तो सबसे पहले यूपीएससी के चेयरमैन को क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, या मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, मतलब दोनों हाउस के मेंबर। दोनों हाउस कौन कौन से? एक तो राज्यसभा, एक लोकसभा। तो बोथ हाउसेज मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर कभी भी यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट नहीं करते, बल्कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इलेक्शन कमिश्नर कैसे कर सकता है? भारत का इलेक्शन कमिश्नर खुद अपॉइंट हो रहा है बाय अपनी क्वालिफिकेशन से और गवर्नमेंट के द्वारा और प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये लोग ये भी नहीं कर सकते। ए और डी तो होगा नहीं। अब बी और सी में से आपको बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है यूपीएससी चेयरमैन। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसमें ये आता है कि हु पायोनीर्ड खिलाफत मूवमेंट, मतलब कि किसने खिलाफत मूवमेंट चलाई थी? तो सईद ब्रदर्स ने, महात्मा गांधी ने, और अली ब्रदर्स, या फिर मौलाना आज़ाद। तो सबसे पहला आंसर मैं आपको बता दूं, खिलाफत मूवमेंट का वो है, तो महात्मा गांधी इसमें नहीं थे, ये मुझे भी पता है। बाकी तीन ऑप्शन में आपको बताना है। तो खिलाफत मूवमेंट के किसने चलाई थी? तो सईद ब्रदर्स ने या अली ब्रदर्स। तो इसका आंसर सी है, अली ब्रदर्स। बाकी इसके बारे में ऐसा नहीं है कि आंसर पता लग गया बहुत है, जानना भी जरूरी है। तो पहले जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन विच ईयर, मतलब कि जनरल इलेक्शन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। भारत देश में जो लोकसभा इलेक्शन होता है, जिसमें आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हो और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जो बनाते हो, उसको जनरल इलेक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन कौन सी साल में हुआ? 1921, 42 और 50। आंसर आप बताइए मुझे, या 1951? तो आंसर सही है 1951, मतलब 1951 में फर्स्ट इलेक्शन आप लोगों का इंडिया में हुआ था। कौन सा वाला? जनरल इलेक्शन, जिसमें आपने प्राइम मिनिस्टर भी बनाया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनाए। और वो 1951 से चलता आ रहा है। अब आप 1951 से डायरेक्ट आप मल्टीपल निकाल लो इसका, 2024 में हुआ इसका इलेक्शन। उसके पहले 2019 में हुआ था। तो आप हर 5-5 ईयर के हिसाब से इसका निकाल सकते हो। तो 1951 फर्स्ट इलेक्शन हुआ था भारत में। ठीक है। अब गोबर गैस कंटेन्स मेनली, गोबर गैस किसके अंदर होती है? गोबर गैस, ये गैस होती है जिसका नाम है गोबर गैस। और गोबर गैस जो है वो कंटेन किस में होती है? मीथेन, इथेन, बुटेन, या फिर प्रोपेन। तो आंसर इसका सही हो जाएगा ए, मीथेन, मीथेन। अब ये एन आ रहा है, इसका मतलब ये है इसमें सिंगल बॉन्ड आता है। ये कभी आपने पढ़ा होगा तो फिर कभी बताऊंगा। ये इस तरीके से होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से लगते हैं बीच में इनके। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे कार्बन होता है, कार्बन 3-4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर मीथेन है तो मीथेन मतलब कि कार्बन, और मीथ मतलब एक होता है, तो कार्बन एक हो जाएगा। और एन है यानी सिंगल बॉन्ड बनाने हैं इसको, और इसकी 4 लोगों के साथ शेयर कर सकता है, तो हाइड्रोजन के 4 आ जाते हैं। तो CH4 यानी कि जो मीथेन है, ठीक है भाई। तो गोबर गैस कंटेन होती है मेनली मीथेन, मतलब मीथेन के अंदर, CH4 के अंदर आप लोगों का गोबर गैस होता है। इथेन और ब्यूटेन प्रोपेन में नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन को सिक्रीट करने के लिए, सिक्रीशन मतलब कि उसको सिक्रीट करने के लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? इंसुलिन के लिए पेनक्रियाज है, ए ऑप्शन सही। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया। अब नेक्स्ट उसमें यह है कि विन विच स्टेट वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। अभी आपको बता दूं, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में एक पंचायती राज है। और पंचायती राज किस कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? बिहार में, या राजस्थान में, या पंजाब में, हरियाणा में? तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी, राजस्थान से पंचायती राज शुरू हुआ था सबसे पहले। ठीक है। देखिए, मुझे इतना कंफर्म था कि इसमें बिहार नहीं होगा ऑप्शन, पंजाब भी नहीं होगा, मेरे को हरियाणा और राजस्थान में ही डाउट था, और राजस्थान इसका सही है। नेक्स्ट ये लोग पूछ रहे हैं कि विच इज़ द वार्म ओशियन करंट, मतलब कि इनमें से कौन सा वार्म मतलब गर्म, ओशियन है अभी, मतलब करेंटली। तो मतलब कि वार्म ओशियन करंट कौन सा है? तो फिर आपको बताना है
यहाँ पर लेब्राडोर करंट या फिर ओयाशियो या कनारी और गल्फ स्ट्रीम। तो इसका आंसर है गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म ओशियन करंट है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन आ जाता है 36 क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। आपको मैंने ऊपर बताया यूरेनियम एक मेटल है और ये लोग पूछ रहे हैं कि इन चारों में से कौन सा ऐसा लीडिंग प्रोड्यूसर है यूरेनियम का, मतलब यूरेनियम को बनाने के लिए प्रोड्यूस करने में सबसे ज़्यादा कौन सा देश प्रोड्यूस करता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, जापान। भारत का नाम इधर है ही नहीं। मतलब कि यूरेनियम एक मेटल है और इस मेटल को कौन सा देश सबसे ज़्यादा बनाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, कनाडा। मतलब दुनिया का कनाडा ऐसा देश है जो कि यूरेनियम सबसे ज़्यादा बनाता है। ठीक है। 37 क्वेश्चन आपका ये है कि आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय। आर्य समाज किसने फाउंड किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी सच्चिदानंद ने या फिर स्वामी नारायण ने। तो आंसर ए है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कई बार स्वामी देख के लोग विवेकानंद पर कराते हैं, कभी कभार स्वामी नारायण पर कराते हैं, बल्कि आंसर सही होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज फाउंड किया था। ठीक है। तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने फाउंड किया था, मतलब शुरू किया था, खोज करी थी इसकी। और नेक्स्ट है इसका अलग क्वेश्चन कि कौन सा राज्य जो है हैज़ स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। इनमें से सबसे कम लैंड एरिया किसके पास है, मतलब छोटा राज्य कौन सा है बाय एरिया। मतलब क्या केरला केरला छोटा है, क्या गोवा छोटा है, या असम छोटा है, या फिर मध्य प्रदेश। तो आंसर इसका हो जाएगा गोवा। गोवा छोटा है, आप भी जानते हैं। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, केरला और असम भी बड़े बड़े राज्य हैं, गोवा छोटा है। ठीक है। विच गवर्नर जनरल वाज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। मतलब कौन सा गवर्नर जनरल जो है वो एसोसिएट हुआ था विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के साथ। तो लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड लिथॉन लिथॉन, इसके अलावा लॉर्ड हेस्टिंग्स और इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनमें से कौन से, इन चारों में से तो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसका लिंक है, जो एसोसिएट है विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के साथ। तो आंसर इसका है लॉर्ड डलहौजी, डलहौसी, डलहौसी, यानी कि लॉर्ड डलहौसी जो है वो जनरल गवर्नर था जो कि एसोसिएट था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के साथ। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। मतलब कि कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है? अनी बेसेंट या फिर सरोजनी नायडू, उषा मेहता या मैडम कामा। इन चारों में से कौन है जो कि कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है? तो आंसर ए है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट थी या है, जो भी इसमें आपके लिए सही रहे। अगर वो है दुनिया में तो है लगेगा, अगर थी तो थी। तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट इसमें 41 क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि विच अमोंग्स द फॉलोइंग ब्रीथ्स थ्रू द स्किन। मतलब कि इन चारों में से कौन सा ऐसी चीज़ है जो कि ब्रीथ्स थ्रू द स्किन, मतलब कि सांस लेता है थ्रो द स्किन, थ्रो द थ्रो द स्किन, स्किन मतलब चेहरा। तो इनमें से चारों में से कौन सी चीज़ें हैं जो कि ब्रीथिस मतलब सांस लेते हैं। जो इन चारों में से तो कौन से लोग हैं जो कि अपने फेस से सांस लेते हैं, स्किन से, स्किन के सहारे ब्रीथ लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं। स्केन, स्नेक यानी सांप, फ्रॉग या फिर टॉयस या फिर डॉल्फिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फ्रॉग। फ्रॉग जो है अपने चेहरे से ही जो है सांस लेती है, ब्रीथिस। ठीक है भाई। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का फादर इन चारों में से कौन है? तो सी आंसर सही है, आदम स्मिथ इकोनॉमिक्स का फादर है। इकोनॉमिक्स का बाप या फादर ये है आदम स्मिथ। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज द हाईएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि हाईएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये होता है कि आप बिजली को पास कराएंगे और अगर बिजली से गोल्ड को टच करते हैं, मतलब सोने को इलेक्ट्रिसिटी से टच करिए, कॉपर को टच करिए, स्टील और सिल्वर को, चारों को टच करके देखिए और देखिए उन चारों में से ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आराम से करंट पास कर पा रही है। उन चारों में से जिससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई
तो वो हाईएस्ट कंडक्टर कहलाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब कि इससे तो आसानी से कंडक्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी, पास हो जाती है। क्या सोने से या कॉपर से या फिर स्टील या सिल्वर? तो आंसर सही है सिल्वर। देखिए आप गोल्ड को इलेक्ट्रिसिटी से लगाएंगे, उससे पास नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी इतनी आसानी से। कॉपर से भी तभी आप कॉपर की वायर यूज़ करते हैं कई बार घरों में या वहाँ सब में। कॉपर की वायर महंगी भी होती है, और कॉपर की वायर इसीलिए यूज़ करी जाती है क्योंकि उससे करंट, मतलब तार के अंदर तो पास हो जाएगा बट आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए कॉपर की वायर, इसीलिए कॉपर गुड कंडक्टर मानते हैं। गोल्ड को यूज़ नहीं करते एज अ वायर क्योंकि बहुत महंगा पड़ जाएगा, कॉपर को यूज़ कर लेते हैं। स्टील को भी यूज़ नहीं करते, महंगी पड़ती है स्टील और सिल्वर। तो आपको बता दूँ सिल्वर इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर से आसानी से बिजली पास हो जाती है। ठीक है, 44 क्वेश्चन आपका ये है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत के संविधान का पिता किसको कहते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, रविंद्रनाथ टैगोर, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या जवाहरलाल नेहरू को? देखिए डी ऑप्शन इसमें नहीं है, पहले ही बता दूं। इन तीनों में ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये वाला भी। अब ए और सी में से आप मुझे बताओ, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? इंडिया के अंदर कौन से ऐसे राज्य में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है? तो कोस्ट लाइन आंध्र प्रदेश में है, या गुजरात में, तमिलनाडु में, या महाराष्ट्र में? तो गुजरात राज्य के अंदर सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन आपका कि हु रिटन द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मतलब भारत, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स मतलब मेरे सपनों का भारत। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स मतलब कि माई ड्रीम्स मतलब मेरे सपनों का भारत। ये बुक किसने लिखी है? इन चारों में से आप बताइए। तो इसका आंसर सी सही है, महात्मा गांधी ने लिखी थी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। रिटन मतलब क्या हो जाता है? हु रिटन, हु रिटेन मतलब किसने लिखी? तो महात्मा गांधी जी ने ही इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट पूछा है, तो ग्रेट बासियन डेजर्ट, या सहारा डेजर्ट, या ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, या गोबी डेजर्ट? तो सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। वट इज़ द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ ए पार्लियामेंट? मतलब देखिए आप देखते हो दो सेशन होते हैं। जो भारत देश का पार्लियामेंट बिल्डिंग है, पार्लियामेंट है एक्चुअल में, बहुत बड़ा है अंदर से वो बिल्डिंग। आप कभी जाना, कभी आपको उसका व्लॉग वगैरह दिखाऊंगा वीडियो बना के। तो पार्लियामेंट जो भारत देश का है उसके दो सेशन के बीच में कितना बड़ा गैप लगाते हैं वो लोग? तो मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट 5 महीने, 6 महीने, या 8 महीने, या 1 साल? तो सी ऑप्शन सही है, 6 महीने। मतलब पार्लियामेंट के दो सेशन के बीच में 6 महीने का गैप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी पूरी साल भर में पार्लियामेंट के सिर्फ दो ही सेशन होते हैं। सेशन की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मीटिंग तो आज हुई कल हुई हो गई। सेशन के बीच में गैप कितना होता है वो समझ लो। मतलब मैक्सिमम गैप बोल रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गैप आप इतना कर सकते हो। दो सेशन के बीच में, एक पार्लियामेंट, भारत देश की पार्लियामेंट के दो सेशन के बीच में मैक्स टू मैक्स 6 मंथ का गैप हो सकता है। ठीक है भाई। इन विच ईयर बंगाल वाज री यूनाइटेड, मतलब कि बंगाल को री यूनाइटेड कर दिया गया, वो कौन सी साल में किया? तो ये इसका आंसर है 1911 वाली साल में बंगाल जो था वो री यूनाइटेड हुआ। लास्ट क्वेश्चन ये है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज? तो नोबेल प्राइज पूरे देश भारत में सबसे पहला किसको मिला? तो इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था फर्स्ट नोबेल प्राइज, और इन तीनों को नहीं मिला। फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने बेस्ट ऑफ लक कह दिया तुम लोगों को। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे सारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हमारे इधर हो गए इस वीडियो में। एक वेबसाइट है दोस्तों, cracku.in, इस पर आप देखते हो ना, तो ये वेबसाइट आपको कई तरीके के जो है ना क्वेश्चंस देती है। आप देखो क्वेश्चन आंसर एसएससी के लिए लगभग 1500 से ज़्यादा फ्री टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रिपरेशन के लिए दिए, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों के दे रखे हैं। आप चाहो तो एक फ्री एसएससी का मॉक टेस्ट दे सकते हो। हजारों लोग इस वेबसाइट पर जाके फ्री मॉक टेस्ट देते हैं। इस तरीके से शुरू किया, क्लिक हेयर किया, आपको मॉक टेस्ट देना है, सीएचएसएल का देना है या सीजीएल का देना है, आप दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से देखो कितने सारे मॉक टेस्ट हैं सारे।
और आप चाहो तो ये सब फ्री में दे सकते हो। ये CHSL का है। मॉक आप देखो दे सकते हो, स्टीनोग्राफर टेस्ट का मॉक दे दो, CGL का Tier 1 Tier 2 का मॉक टेस्ट लगा लो, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, MTS का, CPO का, CPO मतलब सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस वाला, और CAPF वाला। पास्ट पेपर्स आप देख सकते हो CGL के, Tier 1 Tier 2, CHSL, MTS हवलदार। मैंने कहा ना, आप कई बार क्या कर रहे हैं, आप आज भी रोजगार विद अंकित, फिजिक्स वाला, इसके अलावा रैंकर्स गुरुकुल, और भी कुछ यूट्यूबर्स हैं और कुछ यूट्यूब पे पढ़ाने वाले लोग हैं, उनके डायरेक्ट कोर्स खरीद रहे हैं, अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप अपने पैसों को इनके कोर्स में लगा तो रहे हैं। आपका सिलेक्शन चांस ये लोग कोई गारंटी नहीं लेगा, कोई भी गारंटी नहीं लेता। जिसकी रैंक आ जाती है अच्छी, उसको हाईलाइट कर देते हैं सारे, किसी की भी गारंटी नहीं ले रहे ये सारे। ठीक है, और आपसे ऑनलाइन भी आपको पढ़ाने के और इन सब के लिए पैसे चार्ज कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ, जब इस तरीके की फ्री वेबसाइट अवेलेबल है इंटरनेट पे, आपके पास अब आपसे बड़ा कोई पागल नहीं है कि आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है या गैजेट्स हैं और इंटरनेट आपके पास है, भले ही वाईफाई हो या पर्सनल नेट हो आपके पास लेकिन आप उस फैसिलिटी के बाद भी आप अगर ऑनलाइन पढ़ ले रहे हैं लोगों से, ठीक है, बट आप उनके कोर्स खरीद रहे हैं एग्ज़ाम निकालने के लिए, नौकरी लेने के लिए, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख और पागल नहीं हो सकता जो ऐसे लोगों को अमीर करा जा रहा है, जो आपके सिलेक्शन का ना गारंटी ले रहा ना कुछ, बस आपसे कोर्स के पैसे ले रहा है। गारंटी कोई नहीं ले सकता क्योंकि प्रिपरेशन आपको ही करनी है। बट मैं कहता हूँ, इन जितने भी यूट्यूबर के मैंने अभी नाम लिए, और इन सब के मैंने जिनके भी नाम लिए, एक का भी कोर्स मत लो। अगर ऑफलाइन में लेना हो तो ले लेना, आपकी मर्जी है। ऑनलाइन में तो किसी का मत लो यार कोर्स, क्योंकि ऑनलाइन में सब अवेलेबल हो जाता है इंटरनेट पे, और वहीं से आप एग्ज़ाम निकाल के तैयारी करके ले सकते हैं। और इतनी अच्छी खासी जॉब है, 80,000, 1 लाख की सैलरी, 50,000, 60,000 तक की सैलरी वाली जॉब्स, और उसमें भी आप इनके कोर्स लेके इनको अमीर कर रहे हैं। आप अपना सिलेक्शन पक्का करिए इन फ्री वेबसाइट से मॉक टेस्ट प्रिपेयर करके। हो सकता है कल को मेरे को ये सारे यूट्यूबर बोलने लग जाए, जो सच है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारे सिर्फ अपने कोर्स बेच रहे हैं। आपको अगर इनको ये शुरू में तो आपके लिए भले भले बनकर आते हैं, बाद में एक कोर्स के नाम से आपसे बहुत पैसे चार्ज करते हैं। इसीलिए कहूँगा, एक को भी 1 रुपया मत दो। ऑनलाइन में तो सब आप फ्री में प्रिपेयर कर सकते हो यहीं से, ऑफलाइन में किसी का कोर्स लेना हो ले सकते हो, ऑनलाइन में तो सब फ्री में चलता है। देखो, सबके पेपर मिल जाते हैं, तैयारी हो जाती है, मॉक टेस्ट हो जाता है, प्रिपरेशन हो जाता है। देखो आपकी स्क्रीन पर खुद दिखा रहा हूँ मैं, आपको बिलीव नहीं है, ये देखो सीरियल के Tier 1 के क्वेश्चन पेपर देख लो, प्रीवियस ईयर के PDF मिल रहे हैं यहाँ पे देखो। जुलाई 27 पिछली साल तक का क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे। आप बता दो, आपको टेस्ट लेना है टेस्ट ले लो, इनके क्वेश्चन पेपर देखने देख लो। आपको भरोसा नहीं होता तो मैं एक PDF आपको कोई दिखा देता हूँ, जैसे कि पिछली साल का दिखा दूँ, 27 जुलाई का पिछली साल का PDF, ये लो। क्या बोल रहे हैं, एंटर मोबाइल नंबर करो, OTP आएगा, उसको वेरीफाई कर दो, लॉगिन हो जाओगे, वैसे ही मिल जाएगा। कहने का मतलब कोई पैसा थोड़ी मांगा है, फ्री में ही तो दिखा रहे हैं, सब सब कुछ फ्री में मिल रहा है। स्टडी मटेरियल देखिए लिखा है फ्री, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्री, CPO के पेपर, MTS के स्टीनोग्राफर, जब SSC जैसे एग्जाम्स के पेपर क्वेश्चन पेपर सब फ्री मिल रहे हैं, UPSC के मिल रहे हैं, बैंकिंग IBPS के मिल रहे हैं, यानी बैंक के भी हो गए, सिविल सर्विस हो गए, SSC हो गए, इसके रेलवे हो गए, एयरलाइन हो गई, सब तो हो गया, क्या ही बचा, सब तो फ्री मिल गया। तो कुछ तो है ही नहीं, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ये सारे सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं, आपको कोर्स बेच कर अपने आप को अमीर बना रहे हैं, और बस यही है। ठीक है, इसीलिए मैं कहूँगा यहाँ से आप प्रिपेयर करो, सब मिल जाएगा यहाँ से। प्रिपरेशन भी कर सकते हो, देखो सॉल्व SSC क्वेश्चंस कितना कुछ मिल रहा है इस वेबसाइट पे। डिजिटल बुक्स मिल रही हैं प्रिपरेशन की, ये सब मिल रही हैं। मैं आपको ये चैनल सजेस्ट करूँगा, कोर्सेज भी हैं इन लोगों के, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इनकी वेबसाइट से सब ले सकते हैं फ्री में, SSI सब कुछ। ठीक है, अदर्स एग्ज़ाम जैसे RRB का, MBA का, बैंकिंग का, इंश्योरेंस, FCI, दूसरे भी पुलिस के, नीट के, JEE स्टेट के एग्ज़ाम्स, सब सब बता रखा है इन लोगों ने, देखो। तो ये सब फ्री है आप लोगों के लिए, तो मैं आपसे यही कहूँगा इस वेबसाइट की मदद से अपने क्वेश्चंस को रेडी कर लें। देखो ये क्या लिखा है, लगभग SSC के क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं लगभग
15,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस, आप करते करते थक जाओगे, इतने क्वेश्चंस दे रखे हैं इन लोगों ने। और मैंने अगर बात करी, ये तो मॉक टेस्ट की बात है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ से मिल जाएगा, ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन, नंबर सिस्टम्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, और एज को रिलेटेड एज वाले क्वेश्चंस आते हैं, और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस। ये पूरा आपका सीजीएल का है, ठीक है। इंग्लिश के ये रहे, रीजनिंग के ये आ गए, और क्या चाहिए आप बताओ। सब मिल गया इस वेबसाइट पे, फ्री में मिल गया, और क्या लोगे। अब डेटा इंटरप्रिटेशन देखना है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। डेटा इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्री सबके मिल रहे हैं यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन हैं सारे, ये सारे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है, देखो लाइन से भर के। ये क्वेश्चन कितने सारे होंगे आराम से, कितने हैं ये दिखाओ जरा यहाँ पे, 20 क्वेश्चन ये हो गए। अभी लोगों को अगर ये भी कम पढ़ेंगे तो और इन लोगों ने दे रखा होगा। तो इस तरीके से बहुत सी है जगह जगह चीज़ें। मैं बस प्रेफर करता हूँ इन लोगों को यूज़ करने के लिए, इन वेबसाइट्स को यूज़ करने के लिए, बट कभी भी मैं आपको ये नहीं कहता कि इनके कोर्स ले लो। ऑनलाइन में किसी का कोर्स मत लो, सब फ्री में है। ऑफलाइन में लेना हो ले लो, और ऑनलाइन में भी अगर आप ले रहे हो तो आपके पैसे आप जहाँ मर्जी लगाएं। यही था इस वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलूंगा आपसे। धन्यवाद तब आप सबका।